स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजू बाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर में जेब्लॉन्स्की डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड स्टेट में जाता है और फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। अब पर ये प्राय देखा गया कि ज़रूरी नहीं कि वो फिज़िकल उसमें केमिकल चेंज आए, प्रोडक्ट बने। कभी कभी ये होता है कि एब्जॉर्ब करके फोटोन ऑफ लाइट वो एक्टिवेटेड स्टेट में जाता है और फिर वापस से वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है और हमारा जो है उसमें जो है फोटोकेमिकल चेंज जो है वैसे उस प्रकार से नहीं हो पाता है, बल्कि अदर फिनोमेना इट टेक्स प्लेस। तो ये समझाने के लिए जेब्लॉन्स्की डायग्राम ने हमको पूरा जो है थ्योरी दी है। हम कहते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड मस्ट ब्रिंग अबाउट अ फोटोकेमिकल चेंज। द एब्जॉर्ब्ड लाइट may result in a number of other phenomena as well, and which is explained by Jablonski diagram. Most molecules have an even number of electrons, and in the ground state all the elements are spin paired. ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ग्राउंड स्टेट में जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो स्पिन पेयर्ड होते हैं। अब जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो 2s+1 होती है। यहाँ पे s जो है वो टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब स्पिन्स अगर पेयर्ड होंगी तो वहाँ पर जो हमारा स्पिन हो जाएगा वो s1 + s2 हो जाएगा, हाफ प्लस माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। और 2s+1 क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1 विच इज़ अ सिंगलेट ग्राउंड। अगर 1 आ गई आपकी जो मल्टीप्लिसिटी है, 2s+1 क्या है हमारी मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। तो ये अगर 1 आ गई तो वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को बताएगा। इसी प्रकार से हमारा जो है हम कहते हैं कि when by absorption of photon of suitable energy one of the paired electron goes to higher energy level, the spin orientation of the two single electron may be either parallel और एंटी पैरेलल। अब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल ने जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया फोटोन सूटेबल एनर्जी का, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और जो स्पिन ओरिएंटेशन है दोनों इलेक्ट्रॉन्स की या तो वो पैरेलल हो जाएंगे या एंटी पैरेलल हो जाएंगी। तो जब वो पैरेलल हो जाती हैं तो यहाँ पर जो टोटल स्पिन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी, s1 + s2 = हाफ प्लस हाफ विच इज़ इक्वल टू 1। और हमारी जो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 2 × 1 + 1 3, यानी कि ये हमारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। और अगर स्पिन जो है वो क्या है, एंटी पैरेलल है, जैसे हमने पहले देखा एक्साइटेड स्टेट में वो क्या है आपकी जो है पैरेलल में, तो जो है हम इसको इस प्रकार से बताते हैं ये पैरेलल है, और एंटी पैरेलल अगर वो हो गई हैं तो यहाँ पे जो है ऊपर जाके उसकी स्पिन जो है चेंज हो गई है। तो यहाँ पर हमारा वापस से वही केस हो जाएगा, s1 + s2 हाफ प्लस माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 और टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2 × 0 + 1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो हम कहते हैं कि सिंस इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू एनी ऑफ द हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट depending upon the energy of the photon absorbed, we get a series of singlet excited states s1, s2, s3 and so on, and a series of triplet excited states t1, t2, t3. Singlet excited state has higher energy than the corresponding triplet excited state. जो आपकी singlet excited state है उसकी energy ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से अधिक होगी। तो ये चीज़ जो है हम अब जेब्लॉन्स्की डायग्राम में अगर इस चीज़ को देखते हैं तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो ग्राउंड स्टेट में था जहाँ हम मान रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे ये ग्राउंड s0 इज़ अ ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है ना। और जब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब इट विल गो इनटू द फर्स्ट सिंगलेट, सेकंड सिंगलेट और थर्ड सिंगलेट, जो कि हमारी s1, s2 और s3 है, ठीक है। और अगर हमने कहा कि अगर ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका एंटी पैरेलल हो गया और ये पैरेलल स्पिन हो गई, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन गया वो अगर पैरेलल स्पिन में गया तो वहाँ पर आपका जो है
वो ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं उसको, T1, T2, T3। तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करिए, उस हिसाब से वो S1, S2, S3 या T1, T2, T3 में जाएगा। तो ये चीज़ जो है हम इससे जेब्लॉन्स्की डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन द इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम S0 टू S1, S2, S3 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। तो जो हमारा ग्राउंड स्टेट था उसने फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करी, एक्टिवेटेड में गया। ये हमारी A0 ग्राउंड स्टेट है और A एक्टिवेटेड स्टेट है। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अब रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। अब ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल था इसने जो है फिजिकल मतलब जो केमिकल चेंज होना था, फोटोकेमिकल चेंज, वो नहीं हुआ, बल्कि वो वापस से क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसमें हम दो प्रोसेस पढ़ते हैं, एक तो होता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और एक होता है रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में रेडिएशंस आपके नहीं निकल रहे हैं और इसमें दो प्रोसेस होते हैं, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो इंटरनल कन्वर्जन जो है उसमें 10⁻⁹ टू 10⁻11 सेकेंड जो है टाइम जो है बहुत शॉर्ट टाइम ये लगता है, और इससे जो हमारी हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स थी उससे लोअर में चली गई। S3 S2 S1 चला गया और T3 T2 से T1 चला गया। और दूसरा है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 था उससे स्पिन चेंज हो रही है तो ट्रिपलेट में चला गया, और S2 जो है T2 में चला गया। ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिकली वैसे अलाउड नहीं होती हैं। अब दूसरा प्रोसेस है आपका रेडिएटिव ट्रांजिशन। इसमें हम देखेंगे फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है, जब आप फर्स्ट जो आपकी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट थी उससे ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट में आप आ गए, तो इसमें 10⁻⁸ सेकेंड जो है टाइम लग रहा है, और इसमें ट्रांजिशन जो है सेम मल्टीप्लिसिटी में है, आपके S1 से S0 सेम मल्टीप्लिसिटी में है, और लाइफ पीरियड जो है पर वो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, और ये जैसे ही रेडिएशन का सोर्स ख़त्म होगा वैसे ही ये प्रोसेस जो है फिनिश हो जाएगा। इसलिए हम इसको मतलब ये जो है फ्लोरेसेंस को हम क्या मानते हैं कि जैसे ही आपने लाइट सोर्स जो आपने दिया और वो बंद हो गया तो वैसे के वैसे उसका जो है फिनोमेना जो है वो एंड हो जाता है। जबकि इसके ऑपोजिट फॉस्फोरेसेंस जो है उसमें T1 से S0 में जा रहा है। जो हमारा पहले ट्रिपलेट फर्स्ट है वो ग्राउंड स्टेट सिंगलेट में जा रहा है, और इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है 10⁻³ सेकेंड। इसलिए ये जो है कंटिन्यू करता है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द सोर्स। जब आपने सोर्स को हटा दिया उसके बाद भी जो है ये ख़त्म नहीं होता है। तो इस चीज़ को अब हम अगर जेब्लॉन्स्की डायग्राम से देख रहे हैं वापस से, तो आप यहाँ देखिए कि ये हमने जब S3 to S2 गया तो इंटरनल कन्वर्जन था, S2 to S1 है ये भी इंटरनल कन्वर्जन है। जब आपका S1 से आपका जो है S2 से T2 गया या S1 से T1 गया, स्पिन चेंज हो गई, तो आपका ये जो है क्या हो गया, ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। ये ISC है, दैट इज़ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, दैट इज़ इंटरनल कन्वर्जन IC, और ये है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, सिस्टम क्रॉस कर रहा है इसमें। और ये जो हमारी रेडिएटिव है ये फ्लोरोसेंस है और फोस्फोरेसेंस है। तो इसमें हमको 10⁻⁸ सेकेंड लगा, और इसमें हमारा S1 से S0 में जा रहा है, सेम मल्टीप्लिसिटी में जा रहा है। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा फॉस्फोरेसेंस वो हमारा 10⁻³ सेकेंड, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, और वो ट्रिपलेट से और ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, और ये एकदम से सोर्स को एंड करने पर हमारा एंड नहीं होता है। ये डिफरेंस है। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या अंतर है, दोनों में ही जो है ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है वापस, पर एक जो है और दोनों ही रेडिएटिव हैं। ठीक है, पर इसमें जो है टाइम बहुत कम है और इसमें जो है टाइम जो है अधिक है, इसलिए ये जो है फिनिश इमीडिएटली हो जाता है और ये एक्सटेंडेड रहता है। तो इस प्रकार से हम जेब्लॉन्स्की डायग्राम को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्वांटम यील्ड के बारे में पढ़ेंगे।
क्वांटम यील्ड आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ाया है कि हम मानते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है, पहले हमने जो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस पढ़ा था, आइंस्टीन लॉ, उसमें था कि एक मॉलिक्यूल जो है एक ही क्वांटा एब्जॉर्ब करता है और उससे फिर वो चेंज फिजिकल फोटोकेमिकल चेंज होता है। पर हमने देखा था कि उसमें जो है मतलब बहुत सारी जो है कमियां पाई गई उस लॉ में, क्योंकि ऐसा नहीं था, कभी कभी एक फोटोन से ही बहुत चेन रिएक्शन भी चल रहा था और या एक मतलब उससे कम चेंज भी हो रहा था, बहुत स्लो रिएक्शंस भी हो रही थी, बहुत फास्ट रिएक्शंस भी हो रही थी। तो इनको पढ़ने के लिए फिर क्वांटम यील्ड को जो है चेंज किया। टू डिस्क्राइब द डेविएशन फ्रॉम 1:1 द टर्म क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो केमिकल चेंज पर क्वांटम ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो अब इसके हमने डेफिनेशन क्या चेंज करी कि इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो केमिकल चेंज पर क्वांटम ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। एक क्वांटम एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से जो है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो कर रहे हैं केमिकल चेंज, ये हमने क्वांटम यील्ड में माना। और इसका फॉर्मूला हमने बना दिया, नंबर ऑफ मोल्स विच आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा और फोटोन एब्जॉर्ब्ड, या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड। तो इस प्रकार से जो है हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।